Good morning, all of you. Today we will study about our chapter Power Sharing of History is Civics. My young energetic, I want to study our chapter Power Sharing of Civics class 10. So listen here. First of all, what do you mean by the term power sharing? This is very important for your exams. This chapter include 3 marks or 5 marks. In previous year 3 marks का क्वेश्चन इससे आया और इस बार चांसेस है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ जाए. सो प्लीज एकदम बहुत बढ़िया से इस चैप्टर को देखना. सबसे पहले ये पावर शेयरिंग होता क्या है, ये पावर शेयरिंग है क्या बेटा? पावर शेयरिंग क्या होता है? व्हेन पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि जब पावर शेयर होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में, तब हम कहेंगे कि सर ये तो पावर शेयरिंग है. पावर शेयरिंग मीन्स शेयर करना. किस चीज को? यानी कि पावर को. किसमें? डिफरेंट ऑर्गन में. बेटा डिफरेंट ऑर्गन में बोले तो लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में. ये लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज अ बॉडी हु मेक्स द लॉ, हु मेक्स द लॉ. जो कानून बनाती है वो क्या है? तुम्हारा लेजिस्लेचर है. एग्जीक्यूटिव क्या है? हु इम्प्लीमेंट द लॉ, जो कानून को लागू करती है, इम्प्लीमेंट द लॉ. और जुडिशियरी क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट बॉडी है, जो झगड़े को निपटारा करती है. कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट बॉडी, सेटलमेंट बॉडी. बेटा अब इसमें क्या है? हु मेक्स द लॉ. लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बोले तो एमपी या एमएलए. ये इंप्लीमेंट कौन करता है? तो ये एग्जीक्यूटिव आर ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 तरह का एग्जीक्यूटिव होता है. एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आ गए? आपके ब्यूरोक्रेट्स आ गए. कौन आए? ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स बोले तो आईएएस आईपीएस वगैरह जो होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, वो सभी आ गए. ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आ गए? यही एमपी एमएलए जो एक बार लेजिस्लेचर का काम करता है, बेटा वही एक बार एग्जीक्यूटिव का भी काम करता है, यानी एमपी एमएलए आ गए. और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म, इसलिए परमानेंट है. और ये शॉर्ट टर्म के लिए एवरी 5 ईयर पर या तो यही रहेगा या चेंज हो जाएगा. अब देखते हैं. ये तो तुमने समझा कि पावर शेयरिंग क्या है. पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक में. आपसे पूछेगा कि व्हाई पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? व्हाई पावर शेयरिंग. तो बेटा इसका आंसर तुम बोलोगे कि सर टू रिड्यूस द conflict between different social groups, यानी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच के कंफ्लिक्ट को दूर करने का काम क्या होता है? कौन करता है? ये पावर शेयरिंग करता है. ठीक है. तो ये सिंपल आंसर में आपको इसका दे देना है, आंसर देना है टू रिड्यूस कंफ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट कम्युनिटी. ये बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है. अब हम आते हैं इसके दूसरे टॉपिक में. अब यहां से आपकी टॉपिक स्टार्ट होती है इस चैप्टर की कि ये इसमें हमें पढ़ना क्या चीज है. एक तो हमें पढ़ना था कि पावर शेयरिंग क्या है, दूसरा हमें पढ़ना है पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है. अब जो हमें पढ़ना है, एक स्टोरी पढ़ना है, और वो स्टोरी है स्टोरी ऑफ बेल्जियम का. किसका? स्टोरी ऑफ बेल्जियम का. बेटा ये बहुत अच्छे से इस स्टोरी को समझो, और ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, स्टोरी ऑफ बेल्जियम से तुम्हें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसको जरा समझना है. तो स्टोरी ऑफ बेल्जियम से जो क्वेश्चन रहेगा कि डिस्क्राइब
डिस्क्राइब एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा। बेटा ये एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते थे वही कंपोजिशन हो गया। वो कौन कौन सी कम्युनिटी वहां पे रहती थी उसके बारे में तुम्हें बताना है, बेल्जियम में क्या कौन कौन से रहते थे, ठीक है। तो वो हो गया डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोशल ग्रुप्स वहां पे रहती थी। तो इसका एक मैप बनाते हैं और मैप में हम देखेंगे क्या है। ये देखो ये बेल्जियम है, बेल्जियम का नदर्न पार्ट, ये इसका नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ साउथ, और ये आपका वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, ठीक है। तो बेल्जियम का नदर्न पार्ट यानी ये वाला रीजन, ये वाला रीजन इसको हमने बोला फ्लैमिश रीजन। कौन सा रीजन? फ्लैमिश रीजन। ये है आपका फ्लैमिश रीजन। बेटा इस फ्लैमिश रीजन में क्या था भाई, यहां पे कौन सी कम्युनिटी रहती थी? तो यहां पर सबसे ज्यादा डच, यानी इस पूरे होल नॉर्दर्न बेल्जियम में सबसे ज्यादा डच कम्युनिटी रहती थी, यानी डच स्पीकर्स रहती, यानी डच बोलने वाले लोग स्पीकर्स। और ये डच स्पीकर्स कितना थे? डच स्पीकर्स थे 59%। कितना थे? 59%। यानी कि बेल्जियम का नदर्न पार्ट जिसे फ्लैमिश रीजन बोलते थे, उस फ्लैमिश रीजन में डच स्पीकर 59%, यानी पूरे होल कंट्री को अगर 100% मान लेते हैं तो 59% कौन थे? डच स्पीकर। बाद बाकी इसके सदर्न पार्ट को हमने बोला वेलोनिया रीजन। कौन सा रीजन? वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन। बेटा इस वेलोनिया रीजन में सबसे ज्यादा कौन रहते थे? फ्रेंच स्पीकर रहते थे, यानी पूरे होल कंट्री के वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकर्स रहते थे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले। और ये कितना परसेंट? ये थे आपका 40%। कितना परसेंट? 40%। ओके। अब रेस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन, ये रेस्ट पॉपुलेशन जो थी यहां पर 1% जर्मन स्पीकर थे, यानी जर्मन लोग। 1% कौन थे? जर्मन थे या जर्मन स्पीकर, यानी जर्मन लैंग्वेज को बोलने वाले। ओके। अगर आपसे पूछेगा इसकी एथनिक कंपोजिशन पूरे होल कंट्री की, तो आपने बता दिया कि सर जी नदर्न पार्ट में जो फ्लैमिश रीजन था वहां पर 59% डच स्पीकर्स, इसके सदर्न पार्ट में वेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकर 40%, बच गया रेस्ट ऑफ दी 1%। आपका कौन सा है? जर्मन स्पीकर है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी एथनिक कंपोजिशन, इसके कैपिटल को देखिए। ये इसका कैपिटल है, और कैपिटल कौन सा है? इसका कैपिटल है ब्रसेल्स। कौन सा कैपिटल है? ब्रसेल्स इसका कैपिटल है। बेल्जियम, सबसे पहले तो इसके बाद बताएंगे बेल्जियम के बारे में। और ये ब्रसेल्स इसका कैपिटल है। इस कैपिटल में भी एथनिक कंपोजिशन है। यहां पर 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं, फ्रेंच स्पीकर्स यानी फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले, और 20% डच स्पीकर्स, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा बेल्जियम को जानो। ये तो मैंने एथनिक कंपोजिशन बता दिया। बेल्जियम को समझो क्या है। बेल्जियम, इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि अपना इंडिया का जो हरियाणा है उसके पॉपुलेशन का आधा है, यानी करीबन कितना? 1 करोड़। कितना? 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। और ये कैसा है? ये एक यूरोपियन नेशन है। कैसा है? यूरोपियन नेशन, यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन। आखिरकार बेल्जियम में, अब बेल्जियम में तो ये एथनिक कंपोजिशन आपने देख लिया। आखिर स्टोरी ऑफ बेल्जियम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रीजन था कि यहां पर डच और फ्रेंच में
डच और फ्रेंच में क्या हो गया था, कन्फ्लिक्ट हो गया था, यानी टकराहट हो गई थी, झगड़े हो गए थे। और इसका रीजन क्या था, हमें रीजन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसके रीजन को पढ़ना है। बेटा इसका रीजन ये था, आपने देखा है पूरे कंट्री में, जरा एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं कंट्री और इसके कैपिटल ब्रसल्स में, कि इसके कंट्री, पूरे होल कंट्री में डच आर इन द मेजोरिटी। डच क्या है, डच आर इन द मेजोरिटी, आर इन द मेजोरिटी, डच मेजोरिटी में है, बट लेस इन द कैपिटल, लेस इन द कैपिटल। डच जो है मेजोरिटी में है, लेकिन कैपिटल कहने का मतलब इसके कैपिटल ब्रसल्स में नहीं, ये इसके वेल्थ को इंडिकेट कर रहा है, वेल्थ, धन को इनके पास रिलेटिवली दे आर नॉट रिच, यानी कि ये कैपिटल, सॉरी, ये पूरे होल कंट्री में डच तो मेजोरिटी में है ना 59%, लेकिन, और फ्रेंच क्या है माइनॉरिटी में 40%, लेकिन डच लोग पूरे कंट्री में मेजोरिटी है, लेकिन इनके पास कोई, मतलब कि इनके पास ज्यादा वेल्थ नहीं है, दे आर नॉट प्रोस्पेरस, दैट्स व्हाई दे गॉट एंग्री। और इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि फ्रेंच आर इन द माइनॉरिटी, फ्रेंच वर इन द माइनॉरिटी, इन द minority, but more in the capital, more in the capital, पैसे में, यानी कि कैपिटल बोले तो दे आर मोर प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस बोले तो वेल्दी, यानी ज्यादा इनके पास पैसे लगा दिए। और दिस थिंग्स मेड डच स्पीकर्स एंग्री, डच स्पीकर्स को क्या कर दिया, ये गुस्सा में आ गए ये लोग, और इन लोगों ने वहां पर अपोज करना शुरू कर दिया, और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट का ये रीजन हो गया। ठीक है, अब आखिरकार इस कन्फ्लिक्ट को वहां की गवर्नमेंट ने कैसे रिड्यूस किया, तो हम इसको देखा, कैसे कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। तो ये कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कैसे किया, इसको समझें। हाउ रिड्यूस conflict between these two communities, कैसे इन दोनों कम्युनिटीज के बीच के कन्फ्लिक्ट को ये दूर कर लेता है, इसको समझो। इसके कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया। क्या किया, 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट मतलब सुधार किया, यानी कि रिफॉर्म किया, अमेंडमेंट किया। बेटा कब किया था इसने, 1970 से लेकर 1993 के बीच में इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया। और सबसे ज्यादा डच स्पीकर एंग्री हो गए थे, और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था, तो 1950 से 60 के टाइम। ठीक है, अब बेल्जियम गवर्नमेंट और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया, और इन्होंने एक बेल्जियम मॉडल को दिया। क्या दिया, गिव बेल्जियम मॉडल। अब ये क्या था, ये बेल्जियम मॉडल, हम इसको जानेंगे। इस बेल्जियम मॉडल में क्या क्या था, और यही बेल्जियम मॉडल दिया जिसके कारण इसको हम बोलेंगे कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने वहां पर एकोमोडेशन कर लिया। क्या किया, एकोमोडेशन मतलब बेटा कि हम आपस में बैठकर बात विचार विमर्श कर लिए, और इसको बोले तो सामंजस्य बिठा दिया, यानी कि झगड़ा, अगर मेरा और इनके साथ झगड़ा है तो हमने आपस में एकोमोडेशन करके, यानी कि हम इनसे भी बात की और इनसे भी बात कर दिए, और करने के बाद एक बीच का रास्ता निकाल करके हमने वहां के कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर लिया, यानी एकोमोडेशन इन बेल्जियम। यहां से भी क्वेश्चन रहेगा, तो इसको समझो, इसके क्या फीचर थे एकोमोडेशन इन बेल्जियम के। इसका पहला पॉइंट तुम बोलोगे कि सर बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सिचुएशन को समझो।
ये है सेंट्रल और ये है इसका कैपिटल ब्रसेल्स। ये बेल्जियम का बोले तो बेल्जियम का होल कंट्री से और इसके कैपिटल ब्रसेल्स से हम रिलेटेड। कंट्री में मेजोरिटी में कौन है? डच मेजोरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है। ये कंट्री में बताया ना 59% और ये कितना 40%। कैपिटल ब्रसेल्स में देखो कौन मेजोरिटी में? फ्रेंच मेजोरिटी में कितना है 80% और डच माइनॉरिटी में। देखो यहाँ पे कंपैरिजन देखो, कंपैरेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर 20%। यहाँ पे देखो पूरे कंट्री में डच आर इन द मेजोरिटी एंड इन द कैपिटल फ्रेंच आर इन द मेजोरिटी। सो क्या हुआ यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको आगे पढ़ते हैं, मिटा देते हैं। तो क्या था इस बेल्जियम मॉडल में? बेल्जियम मॉडल में बेटा इस बेल्जियम मॉडल में था इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात किया था। क्या किया था? इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब होल कंट्री में डच तुम तो मेजोरिटी में हो, फ्रेंच क्या है? फ्रेंच आर इन द माइनॉरिटी, ये क्या है? माइनॉरिटी में, और तुम मेजोरिटी में। और ब्रसेल्स में क्या है कि फ्रेंच आप मेजोरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है। तो ये दोनों जगह इन लोगों ने क्या किया? इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात क्या की, यानी कि जो फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर्स, नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर shall be equal in central and also in capital Brussels। कहने का मतलब दोनों जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, यानी कि मान लेते हैं यहां पर डच के अगर 10 मिनिस्टर्स है तो फ्रेंच का भी 10 मिनिस्टर दे दिया, बराबर हो गई। और यहां पर अगर फ्रेंच का 10 मिनिस्टर है तो डच का भी 10 मिनिस्टर दे दिया। कहने का मतलब अब झगड़ा ही नहीं पड़ गया, कोई किसी का नहीं, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात है। और इसी के साथ क्या हुआ कि फ्रेंच और डच के बीच के कंफ्लिक्ट को इन लोगों ने रिड्यूस कर लिया। बेटा इसका दूसरा रीजन तुम बता सकते हो, इसका दूसरा सेंट्रल कैपिटल ब्रसेल्स, इसका दूसरा है एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका काम था ये सेपरेट गवर्नमेंट, एक तरह से बोले तो किससे? जर्मन का, डच का और फ्रेंच का, जो इनके लैंग्वेज को, कस्टम को, कल्चर को बढ़ावा देने का काम करता है, फोस्टर करने का काम करता है। क्या करता? फोस्टर मतलब बढ़ाने का काम करता। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि बेल्जियम मॉडल में क्या क्या चीज। आखिरकार आपने इसके स्टोरी को पढ़ा, एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ लिया। अब आपको आते हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका बताते हैं। स्टोरी ऑफ श्रीलंका पढ़, बहुत इंटरेस्टिंग है ये श्रीलंका वाला, क्योंकि बेटा आपने देखा कि इसने अपने कंट्री में पावर शेयरिंग किया ना, पावर को शेयर कर लिया, जितना इसको दिया उतना इसको दिया, यानी कि इसने पावर की शेयरिंग करके अपने यहाँ पीस एंड हार्मोनी को मेंटेन कर लिया, यानी सुख शांति बना लिया। लेकिन श्रीलंका की स्टोरी कुछ अलग ही है। पहले श्रीलंका को जानो। श्रीलंका इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट में ये श्रीलंका है, और उसके बाद इस श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो। ठीक है, श्रीलंका के बारे में जानो कि श्रीलंका, इसकी पॉपुलेशन करीबन 2 करोड़ के आसपास। कितना? 2 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। और यहां आपसे पूछेगा कि श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन बताओ। क्या बताओ? श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन, एथनिक
कंपोजिशन, यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन कौन से कम्युनिटी के, इसको बताने के लिए। तो बेटा श्रीलंका में 2 कम्युनिटी मेजोरिटी से रहती थी श्रीलंका में। एक सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हलाज, और एक थे तमिल। बेटा सिन्हाला जो थे ये कितना थे, 74% सिन्हाला थे। कितने, 74%। और ये तमिल कितने थे, 18%। इस तमिल में भी 2 टाइप के तमिल थे, एक थे श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। एक थे इंडियन तमिल। इंडियन तमिल 5%, कितना थे, 5%। और श्रीलंकन तमिल ये थे 13%। कितना थे, 13%। ठीक है। रेस्ट जो थे वो अदर में थे। रेस्ट कितने थे, 7%, वो क्रिश्चियन थे। क्या थे, क्रिश्चियन। 7% क्रिश्चियंस हो गया, टोटल 1% में अदर आ गया। आखिर ये इसकी एथनिक कंपोजिशन है। तो फिर एथनिक कंपोजिशन में क्या होता है, यहां पर ऐसा क्या हुआ कि यहां पर श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया। श्रीलंका ने पावर शेयरिंग ना करके वहां पर एक मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। और बेटा वो मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी के कारण श्रीलंका अपने यहां सिविल वॉर करा लेता है। तो देखते हैं क्या है ये मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी, उसको समझते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इन श्रीलंका। दोनों में हम कंपैरेटिव करके पढ़ेंगे बाद में, पहले इसको देख लेते क्या है। सबसे पहले ये टर्म मेजोरिटेरियनिज्म क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन अ पावरफुल कम्युनिटी, व्हेन अ पावरफुल कम्युनिटी, when a powerful community suppressed the need of minority community, यानी कि सबसे कम जिसकी पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी की नीड को दबा देता है एक पावरफुल कम्युनिटी। ठीक है, तो वो एक तरह का कौन सी पॉलिसी हो गया, मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी। ठीक है। आखिर श्रीलंका में क्या हुआ था, आपको याद है 1948 में श्रीलंका में इलेक्शन होती है, और उस इलेक्शन में, अच्छा बताओ, श्रीलंका में इलेक्शन हुआ, और कैसा इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिकली वे से हुआ। कैसा हुआ, डेमोक्रेटिकली वे से हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुआ। अब इस इलेक्शन में तुम्हें याद होगा पूरे कंट्री में मेजोरिटी से कौन था, सिन्हाला आर इन द मेजोरिटी 74%, और तमिल कितना 18%। अब तुम ही लोग बताओ यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी बनेगी, गवर्नमेंट सिन्हाला की बनेगी ना, बिकॉज दे आर इन द मेजोरिटी। यानी कि यहां पर सिन्हाला गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, सिन्हालाज गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। और ये गवर्नमेंट कैसी बनी थी, ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली वे से इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी कि डेमोक्रेटिक के बेस से इलेक्शन हुआ, उसके रिप्रेजेंटेटिव हुए, पीपल ने वोटिंग किया, वोटिंग के जरिए गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, यानी कि सिन्हाला गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। और बेटा इसी सिन्हाला गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया। तो यानी कि इसने एक पॉलिसी अपनाई, मेजोरिटेरियन की पॉलिसी। और क्या था ये पॉलिसी में, सबसे पहला देखो, सबसे पहला था सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अब एक चीज बताओ, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली वे से किसी एक के लैंग्वेज को तुम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओगे तो ये चुप रहेगा, बोलेगा भाई तमिल को भी मेरा लैंग्वेज बनाओ। दूसरा, इसने सीट रिजर्व कर दिया, सीट रिजर्व फॉर सिन्हलाज, यानी सिन्हाला के लिए इन्होंने सीट रिजर्व कर दिया इन यूनिवर्सिटीज में,
कॉलेज में, गवर्नमेंट जॉब में। अब ये चुप रहेगा, बोलेगा मैं माइनॉरिटी में हूं तो मुझे ना दो तुम रिजर्वेशन तुम इसको दे रहे हो, एक पावरफुल कम्युनिटी को। फिर उसके बाद ये सिन्हाला लोग, इनका एक अपना रिलीजन था और वो रिलीजन था बुद्धिज्म। कौन सा रिलीजन? बुद्धिज्म। अब इन लोगों ने क्या किया, यहां की सिन्हाला गवर्नमेंट ने बुद्धिज्म को फोस्टर करने का काम किया, बुद्धिज्म को फोस्टर करने का काम किया। क्या किया? फोस्टर करने का काम किया। और बेटा ये सारा काम यहाँ की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके किया और उस एक्ट का नाम था 1956 एक्ट ऑफ 1956, एक्ट ऑफ 1956। और वहां पर उसने मेजोरिटेरियन की पॉलिसी अपनाई और देखा तुमने, अब ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना, रिजर्व कर देना सीट को, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी जगहों पे उसके रिलीजन को फोस्टर करना, किसी एक को साइड करके। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात आ गई ना कि एक पावरफुल कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, उसकी नीड को क्या कर दिया? सप्रेस किया ना, दबा दिया ना। यानी तमिल वालों को दबा दिया तो तमिल वाला चुप रहेगा? नहीं रहेगा। और एट लास्ट क्या होगा? तमिल लोग, तमिल ये अपना सेपरेट तमिल एलम की डिमांड करने लगे, सेपरेट तमिल एलम की डिमांड करने लगे। तमिल एलम, बेटा ये एलम मतलब जान लो क्या होता है? एलम मतलब स्टेट होता है, यानी कि अलग राज्य की मांग करने लगे। ठीक है? क्यों? रीजन था कि उनका एलाइनेशन इनसे हो गया था, अलगाव हो गया था। बोला था कि भाई ये लोग जब तुम ऐसा कर रहे हो तो मुझे सेपरेट स्टेट दे दो। और एट लास्टली यही डिमांड आगे चलकर 1980, 60, 70, 80 इसके फेज में यहां पर एक इनकी डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाती है और कि गवर्नमेंट इनको सप्रेस करने के शुरू कर देती है। और इसी बीच वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है? सिविल वॉर हो जाता है। क्या होता है? सिविल, यानी गृह युद्ध छिड़ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बेल्जियम को भी देखा उधर प्रीवियस, और तुमने अभी श्रीलंका को देखा। इन दोनों को देखने के बाद तुम्हारे माइंड में क्या है? इसका क्या कहते हैं, कंपैरिजन करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला? तो बेटा इसका एक ही कंक्लूजन निकला कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के जरिए अपने यहाँ के कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर लिया और श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके अपने यहाँ क्या बुला लिया? सिविल वॉर को बुला लिया। और इसी के साथ आज की क्लासेस को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन